Hello everyone, welcome to Bind EduTech। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे थे और उस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का जो टॉपिक्स है मोशन इन अ प्लेन, और इसके अंतर्गत अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। मोशन इन अ प्लेन, इसके अंदर जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट वन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और इसी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे स्केलर और जो वेक्टर्स होते हैं थियोरेटिकली देखिएगा तो इसका डेफिनेशन होता है कि फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, दे आर कॉल्ड स्केलर्स, एंड द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, बट समटाइम्स दिस डेफिनेशंस fails to satisfy all the conditions। तो इसके लिए एक और जो परफेक्ट डेफिनेशन है कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करेंगे, दे आर वेक्टर्स, एंड द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट ओबेज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड स्केलर्स। एक्सेप्शनल केस कहाँ से अराइज होता है, तो वो है एक्सेप्शनल केस जहाँ से अराइज होता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, स्टिल it is a scalar quantity because it does not obey the triangle law of vector addition, because किरचॉफ्स लॉ में हम लोग लीनियरली जोड़ देते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन 1997 में नीट में एक क्वेश्चन आया था। नीट 1997 में क्वेश्चन था identify the vector quantity among the following। identify the vector quantity among the following, मतलब दिए हुए क्वांटिटी में से कौन, तो आइडेंटिफाई द वेक्टर quantity among the, identify the vector quantity among the following। पहला ऑप्शन है डिस्टेंस, दूसरा ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम, तीसरा है हीट, और चौथा है एनर्जी। इन चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वांटिटी स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। देखिए इनमें से जो क्वांटिटी है, जैसे लिखा हुआ है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग को
टोटल पाथ कवर्ड को बताता है, टोटल पाथ कवर्ड। और डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, इधर जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, ऐसे जाइए, इधर जाइए, किसी भी डायरेक्शन में जाइए। जैसे सपोज कीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में गया, फिर यहाँ से इधर चला गया, यहाँ से ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। इस तरीके से जो वो टोटल पाथ कवर करता है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सारा का सारा लाइनिंग को जोड़ देते हैं। एंड ये डायरेक्शन पे चूँकि डिपेंड नहीं करता है, तो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला हो जाता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। रेडियस वेक्टर है R, P जो है वो लीनियर मोमेंटम को शो कर रहा है। तो L इज इक्वल टू R क्रॉस P, और P बराबर फॉर्मूला हो जाता है mv। L बराबर R क्रॉस m इंटू v। v बराबर होता है R ओमेगा, तो L बराबर R इंटू m R ओमेगा, तो L बराबर m R स्क्वायर ओमेगा। L बराबर m R स्क्वायर ओमेगा, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी है जो कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सिस है, तो इस एक्सिस के चारों ओर जैसे कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, उससे इसको फ़र्क पड़ता है। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। बट क्वेश्चन को पूरा समझने के लिए हम लोगों को जो और क्वांटिटीज़ हैं उस पर भी डिस्कशन करना होगा। इसके लिए जैसे एक क्वांटिटी है हीट, एक क्वांटिटी है एनर्जी। तो जो हीट होता है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी के लिए एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W बराबर F डॉट S। यहाँ पे जो F है वो फोर्स है, जो S है वो डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों में चूँकि वेक्टर का साइन लगा हुआ है, दे आर वेक्टर क्वांटिटी, और बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो W बराबर F डॉट S, W बराबर F डॉट S। तो यहाँ से आपको बता दें कि W जो है लिखेंगे कि द डॉट प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा, द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे जो लिखा गया है W बराबर F डॉट S, ये
एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। इट मीन्स टू से दैट कि जो वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी और जो हीट है, वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी एंड हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है, एक यूनिट भी आ गया, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो हीट से हम लोग को मतलब सेंसेशन होता है, एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि हम लोग को सेंसेशन देता है अबाउट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम। मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम जो है वो कितना मतलब सेंसेशन देता है कि आखिर उसका कंडीशन कैसा है, वो हॉट है या कोल्ड है, कितना गर्म है या ठंडा है। यदि ये जानना है तो इसके लिए आता है कि टेम्परेचर एक फिज़िकल क्वांटिटी है जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर मोमेंटम। ये 1997 का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट में 2010 नीट 2010 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ हैव, क्वेश्चन है 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ, 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ have magnitude and direction, have magnitude and direction indicated in the figure, indicated in the figure, indicated in the figure. Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? आपको 6 वेक्टर दिखाया गया है और बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हम ऑप्शंस पहले लिखते हैं क्योंकि इतना में वेक्टर सही सारा बनेगा नहीं। पहला है b प्लस सी इज इक्वल टू एफ। दूसरा ऑप्शन है d प्लस सी बराबर एफ। तीसरा है d प्लस ई बराबर एफ, d प्लस ई बराबर एफ। और चौथा है b प्लस ई बराबर एफ। अब देखिए इसके बाद आपको 6 अलग अलग वेक्टर्स को एक पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, ए से लेके एफ तक। तो देखिए ये हो गया पहला वेक्टर ए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी, चौथा वेक्टर डी, पांचवा वेक्टर ई और छठा वेक्टर एफ। अब ये जो आपको सवाल दिए हुए हैं इसमें से आपको ये पता लगाना है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें से
इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना पड़ेगा कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो देखिए, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है वो हम लोग को बताता है दैट व्हाट इज़ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि जब भी कभी जैसे इफ़ टू वेक्टर्स, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका स्टेटमेंट होता है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ triangle taken in magnitude and in same direction, then their resultant is given by the third side in magnitude taken in reverse direction। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी ट्राइंगल के दो साइड से दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए तो उन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो तीसरे साइड से दिया जाएगा और वो जो तीसरा साइड है उसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो इसके लिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम मान लीजिए, किसी ट्राइंगल का ये है साइड ए और ये है साइड बी, तो जो तीसरा मतलब जो इस दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये देखिए, ये जो सी है वो रिजल्टेंट है ए और बी का। देखेंगे वेक्टर सी बराबर ए प्लस बी। यदि आप इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, उलट देते हैं, तो उस समय ये हो जाएगा 0। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है कि यदि दो साइड से दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए तो उनका जो रिजल्टेंट है वो थर्ड साइड देगा, बशर्ते उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बैठाते हैं b प्लस सी बराबर f। तो देखिए, ये रहा आपका b, ये रहा c। देखिए, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है f को। तो यदि इसका हम लोग थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम बनाएं तो मान लीजिए सपोज कीजिए यदि ये b है और c को इसको एडजेसेंट, जैसे ये मान लीजिए c है, सपोज कीजिए ये b है और ये c है, तो देखिए ये यदि यहाँ से एक डायरेक्शन बना देते हैं जो कि f को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देखिए कि b का डायरेक्शन, c का डायरेक्शन और f का डायरेक्शन तीनों एक ही ऑर्डर में है, एक ही जैसा है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कंप्लीट वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, b प्लस सी इज इक्वल टू एफ, ये आपको सही नहीं है। अब इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है d प्लस सी बराबर f। ये देखिए, d इधर चला गया, c ये आ गया f। देखिए, इसका नेमिंग कर देते हैं
ये हो गया डी, ये हो गया सी और ये हो गया एफ। इसको यदि मतलब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के फॉर्म में पुट करके बनाने का प्रयास किया जाए कि एक ट्राइंगल का फॉर्म दिया जाए, अभी तो ट्राइंगल जैसा नहीं लग रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट फिगर आप ऐसे बना सकते हैं दैट यहाँ पे जो है D प्लस सी बराबर F। तो देखिए इधर हो गया, ये चला गया D और C को यहाँ से ले लीजिए। इसका जो रिजल्टेंट है कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि आप इसको ऐसे करके यहाँ से बना सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द फिगर, लेकिन अभी ये डायरेक्शन सूटेबल नहीं है, इसलिए D प्लस सी इज इक्वल टू जो F आएगा, ये फार्मूला भी सही नहीं है, मतलब ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब देखिए आप इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये हो गया, तो इसको आप यहाँ ड्रॉ कर दीजिए और ये C ड्रॉ कर दीजिए, तो ऐसे चला गया। तो इसका जो मतलब रिजल्टेंट है वो जाना चाहिए ऐसे ये, लेकिन इस पर यदि मिरर इमेज लीजिएगा तो उल्टा आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। अब इसके बाद थर्ड वन आता है D प्लस ई बराबर F। देखिए दिस इज द D, दिस इज द E, दिस इज द F। हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये परफेक्टली आगे जाके मैच करने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको आप मिला दीजिए, मीन्स ट्राइंगल बना दीजिए। देखिए तो ये हो जाएगा इधर से इधर, ये E को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये D को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये F को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। इसके बाद जो एक ऑप्शन है B प्लस ई बराबर F, इसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि B प्लस ई इज इक्वल टू F में, देखिए ये B है, ये E है और ये आपको F है। इसको एक वे में कंसीडर करते हैं, सपोज कीजिए ये E है और ये आपको B है, तो इसका रिजल्टेंट जैसे इसको मिलाइएगा तो ये इस डायरेक्शन में आना चाहिए, जबकि जो आंसर दिया हुआ है कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये सही नहीं है। तो देन स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें लिखा हुआ है D प्लस ई बराबर F। तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। ये चैप्टर डायरेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड रहेगा। अभी का क्लास तो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए कुछ और सवालों को हल करेंगे। आप लोग यहाँ तक देख के रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।